नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सभी को गुड मॉर्निंग। मैं वैभव और आप देख रहे हैं श्री राधे स्टडीज में डेली करंट अफेयर कोर्स की सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं आज 10 दिसंबर 2021 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स। यकीनन मानिएगा दोस्तों, जो भी आज करंट इवेंट्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या बातें करेंगे यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा चीज़ें, उसकी मैं आपको फ्री पीडीएफ दूंगा। यहाँ पे मैं आपको थ्योरी बेस्ड आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, जो भी चीज़ें जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके अबाउट में सब कुछ बताऊँगा, तो उसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा। साथ ही में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में करके, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में करके आपको वो भी प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप एक बार उसको लगा सकें और आपकी समझ बढ़ सके। और साथ ही में आपको फ्री मॉक टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा, जो कि आपका वीकली बेसिस पे फ्री मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिएगा फिर अपने आज के इवेंट की तरफ में चलते हैं। इवेंट की तरफ में चलने से पहले बता दूं कि यदि आप जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वेबसाइट का नाम है श्री राधे स्टडीज करंट अफेयर्स। आप गूगल पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर के इन पीडीएफ्स को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा रखी है, और यहाँ पे जो भी मैं आपको इवेंट्स पढ़ा रहा हूँ उसकी एमसीक्यू फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मैंने करा रखी है, तो यहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही मैं बताता चलूँ कि मैं वीकली और मंथली इवेंट्स भी लगातार डाल रहा हूँ, तो आप उन्हें भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और उनका भी बेहतरीन रूप से मज़े ले सकते हैं। तो चलिएगा अपने इवेंट्स की तरफ में चलते हैं। तो पहला इवेंट है हमारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के लिए इंडियन कैबिनेट ने दी 44,605 करोड़ रुपए की मंजूरी। तो ये क्या है केन बेतवा नदी लिंक परियोजना, जरा ये समझिएगा। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में जितने भी ये झांसी वगैरह हैं, जो नीचे साइड में हमारे ज़िले पड़ते हैं, और मध्य प्रदेश के भी कुछ ज़िले हैं, वो आज भी सूखे ग्रस्त हैं। ठीक है, तो उनमें सिंचाई, उनमें उपयुक्त पानी लाने के लिए ये केन बेतवा नदी परियोजना चालू की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की कुछ नदियां और मध्य प्रदेश की कुछ नदियों को आपस में मिलाया जाएगा, जिससे क्या हो सकेगा कि पानी का स्तर जो वहाँ पे नहीं है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर पानी का स्तर लाया जा सकेगा। और साथ ही में जो भी नदियों के किनारे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बाढ़ से भी बचा जा सकेगा। देख सकते हैं यहाँ पे यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में स्थित पानी की कमी वाले बुंदेलखंड क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी। बुंदेलखंड के लिए आपको पता होगा कि वहाँ पर पानी की कितनी ज़्यादा किल्लत आजकल चल रही थी। ठीक है, कुछ दिनों पहले इसका बड़ा ही नाम था, और यहाँ पे देख सकते हैं इस परियोजना के अनुसार 10.62 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही 62 लाख से अधिक लोगों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो बहुत ही ये लाभकारी परियोजना होने वाली है। नाम याद रखिएगा, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं केन बेतवा योजना के क्या क्या विशेषता है, मैंने वो भी लिखी हुई है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, इस योजना के तहत कृषि गतिविधियां और रोजगार में भी सृजन होगा। जैसे आपको पता है कि हमारे देश की जो भी अर्थव्यवस्था होती है वो कृषि के ऊपर ही डिपेंड होती है। जितना ज़्यादा कृषि का क्षेत्र आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। मैंने कल के इवेंट्स में आपको बताया था कि सऊदी अरब क्षेत्रों में क्या है कि हम लोगों के जो किया गया है कि उनके साथ में डील फिक्स की गई है कि जो भी हमारे यहाँ के खनन पदार्थ हैं अब वो वहाँ पे भेजे जाएंगे, क्योंकि वो लोग उगा नहीं सकते हैं और सर्दीग्रस्त क्षेत्र हैं, वहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है। ठीक है, तो जिस कारण अभी भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता है, मैंने कल वाले इवेंट्स में आपको बताया था। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कृषि हमारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि इतिहास पढ़ते समय, इकोनॉमी पढ़ते समय भारत में हरित क्रांति व्यवस्था, हरित क्रांति, और आप
समझ सकते हैं श्वेत क्रांति जैसी इतनी सारी परियोजनाएं लागू की जा चुकी हैं, तो मतलब कृषि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कृषि के और रोजगार बढ़ाने के लिए भी ये नदी केन बेतवा नदी परियोजना जो है ये कारगर सिद्ध हो सकती है। और यह योजना पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह योजना जो है मध्य प्रदेश के किन किन उनको मिलेगी, जिलों को मिलेगी। इस योजना के तहत किन किन मध्य प्रदेश के जिलों को और किन किन उत्तर प्रदेश के जिलों को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं मध्य प्रदेश के इतने जिलों को यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, और वहीं पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के कुछ इतने जिलों को यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं कि किन किन जिलों में इसका फ़ायदा मिलने वाला है। इस योजना के तहत नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा और सूखेग्रस्त जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था लागू की जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आशा करूँगा ये इवेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने उत्तराखंड और तमिलनाडु राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे समझिएगा, हाल ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में किन 2 राज्यों की स्थितियों को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने ऋण परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए, तो किन 2 राज्य में है, तो उत्तराखंड और तमिलनाडु। क्या है ये मामला, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। तमिलनाडु में औद्योगिक क्रांति के चलते हुए वहाँ की नगरीय प्रवृत्ता, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लोग नगर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि वहाँ के जितने भी लोग थे उनके लिए निवास के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। वहीं अगर हम लेते हैं उत्तराखंड की बात को, तो उत्तराखंड में नैनीताल जैसे क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि आपको पता होगा कि एशिया के जितने भी देश हैं वहाँ इनके जो डेवलपमेंट होता है, जो भी इनमें कमियां होती हैं, इन पे इन्वेस्टमेंट करना वगैरह, ऋण देना, ये इस बैंक का काम होता है। तो भारत ने इसके साथ ही समझौता किया है। हाँ, इसके साथ इससे ऋण कुछ मांगा है, ठीक है, जिससे ये उत्तराखंड और माफ़ी चाहूँगा तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में इसकी सुधार कर सके। तो तमिलनाडु में क्या किया जाएगा, जिनके पास उपलब्ध निवास नहीं है उनको एक उचित मूल्य पर उपलब्ध निवास करवाया जाएगा, और साथ ही में उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो बताया आपको, यह समझौता भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में हुए समझौते। इसको समझौते को पढ़ने से पहले, इस समझौते को और डीपली तरीके से समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी ले चलता हूँ, जिससे जो आपकी समझ है कि वो बेहतर बन सके। ठीक है, इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप निश्चिंत रहें। तमिलनाडु में किफ़ायती आवास परियोजना क्या है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है कि किफ़ायती आवास परियोजना चालू कर जा रही, क्योंकि सभी लोग नगरीयता की तरफ में आगे आ रहे हैं। नगरीयता का मतलब नागरिकता ना मतलब ले लीजिएगा, नागरिकता एक देश की नागरिकता होती है, एक होता है नगरीयता, ठीक है, जो कि शहर और नगर आप कहते हैं, शहर और नगर एक अलग होता है और एक गांव अलग होता है। ठीक है, तो वो ग्रामीणता है, ये नगरीयता है। ठीक है, तो इसे आप समझिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यह परियोजना तमिलनाडु के शहरी क्षेत्र में लागू की जाएगी। तमिलनाडु में तेजी से हो रहे विकास और शहरीकरण के कारण वहाँ पे कम आय वाले परिवारों के लिए उत्पन्न हुई आवास की कमी को दूर करने के लिए इस परियोजना का गठन किया गया है। और साथ ही में यहाँ देख सकते हैं, इस योजना के तहत तमिलनाडु की कम कीमत पर बेहतरीन उपलब्ध निवास प्रोवाइड कराना, ये इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे साथ ही में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड परियोजना के लिए क्यों ऋण लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस परियोजना में के तहत उत्तराखंड में स्वच्छ पानी व स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में उत्पन्न होने वाली महामारियों से भी बचा जा सकता है के सहायता से। और यहाँ पे और भी देख सकते हैं, इस परियोजना के तहत विश्वसनीय और निरंतर जल पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 136 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जहाँ पे भी शुद्ध जल होता है वहाँ से लेकर के 136 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कुशल उद्योग और खपत की बिलिंग की जानकारी हासिल करने के लिए 2400 घरों में पानी के मीटर भी लगाए गए हैं, कि वहाँ
पे कितना पानी यूज हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए अभी वहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए आप ये समझ सकते हैं, या फिर वहाँ का डेटा निकालने के लिए कि प्रतिदिन हमें कितना पानी यहाँ से डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए 5400 घरों में भी पानी के मीटर लगाने की भी बात की जा रही है। तो चलिए यहाँ पे अभी और समझ लेते हैं कि ये परियोजना क्या है, या फिर जो भी है भारत और इंडियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में कौन कौन समझौते हुए, उन्हें जरा समझ बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2074 करोड़ रुपए ऋण के समझौते की बात की गई है। ये किनके किनके लिए लिए जा रहे हैं? तमिलनाडु में किफ़ायती आवास परियोजना और उत्तराखंड में जल स्वच्छता के कार्यक्रम के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगला आप देख सकते हैं इवेंट क्या लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में शहरी गरीबी और लचीले, समावेशी और टिकाऊ आवास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, और वहीं पे क्या किया गया है, उत्तराखंड में पेयजल के लिए भी रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे से आप इसे समझ सकते हैं और अपनी पकड़ बना सकते हैं इस विषय पे। ठीक है, अभी अगला इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में की राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने 7 दिसंबर 2021 को CHA चेयर चेंज मेकर नामक एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किसने शुरू किया है, जरा इसे समझिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने क्या किया है, CHA चेंज मेकर एक आयोजन शुरू किया है। क्या है आयोजन, जरा इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये NCW क्या होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है। इस पे एक बार पकड़ बना लेंगे, फिर हम आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NCW क्या होता है, जरा यहाँ पे देखिएगा। मैंने आगे लिखा हुआ है कि NCW मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार की एक वैधानिक निकाय है। दो निकाय होते हैं मुख्यतः, संवैधानिक और एक वैधानिक। जो संविधान हमारा भारत का है उसके द्वारा यदि कोई हमारा निकाय या फिर कोई भी समिति या फिर किसी भी संगठन का निर्माण किया जाता है तो उसे कहते हैं संविधानिक है ये। ठीक है, संविधान में लिखा था उसके अनुसार ये बनाया गया है। परंतु यदि कोई एक ऐसा गठन, ऐसी समिति का निर्माण किया जाता है जो कि हमारे संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता है, या फिर संविधान में ऐसा किसी भी समिति का वर्णन नहीं किया गया है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वैधानिक निकाय कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो NCW है, या आप कह सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग है, यह एक वैधानिक निकाय है, मतलब कि संविधान में इसकी कोई भी बात नहीं की गई है। यह आमतौर पर महिलाओं से संबंधित सभी नागरिकता मामलों पर निर्णय व सलाह भारत सरकार को दे सकती है। ठीक है, और भी यहाँ पे लिखा हुआ है NCW की स्थापना 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रस्तावना के अनुसार की गई थी। और वर्तमान में इनकी अध्यक्ष कौन है, पहली इसकी अध्यक्ष कौन बनी थी, जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष बनी थी इस आयोग की। ठीक है, और इस आयोग के कार्य क्या होते हैं, जरा यहाँ पे कार्य भी समझ लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य पर कार्य करता है, मतलब कि ये क्या करता है, जो भी महिलाएं होती हैं उनको अधिकार दिलाना, जो भी उनका अधिकार है, जिन भी अधिकारों से वंचित हो रही हैं उन्हें उनका अधिकार दिलाना, और साथ ही साथ महिलाओं से संबंधित मुद्दे व चिंताओं जितनी भी होती हैं उन पर आवाज़ उठाना। यदि किसी भी महिला के ऊपर कोई भी गलत हो रहा है, या फिर उसके ऊपर कोई भी गलत चीज़ें अप्लाई हो रही हैं समाज के द्वारा, या फिर उसके किसी भी रिश्तेदार या फिर कहीं से भी कुछ भी है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना इस संगठन का मुख्य कार्य होता है। राष्ट्रीय महिला समाचार पत्र भी एक इस संगठन के द्वारा चलाया जाता है। क्या होता है ये भी आप इस विषय पे भी जरा पकड़ लो ना लीजिए, छोटा सा पॉइंट है। राष्ट्रीय महिला समाचार पत्र एक पत्र समाचार होता है, जैसे कि जो हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही होता है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हिंदी व अंग्रेजी दोनों में ही प्रकाशित किया जाता है। तो महिलाओं में सशक्तिकरण व जागरूकता लाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रीय महिला मासिक समाचार पत्र को लागू किया हुआ है। तो ये मासिक तौर पर आता है, और कोई भी यदि महिला जागरूक होना चाहती है, ये जानना चाहती है कि महिलाओं के लिए कौन कौन सी आज चीज़ें आई हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं महिलाओं के लिए, किन चीज़ों का लाभ लेते हुए महिलाएं अपना जीवन व अपना
स्तर जो है वो समाज में बेहतरीन बना सकती हैं, तो इसके लिए वे इस न्यूज़पेपर को पढ़ सकती हैं। यहाँ पे अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ये कार्यक्रम किया गया एनसीडब्ल्यू के द्वारा, सीएचए चेंबर जो भी ये कार्यक्रम किया गया इसकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पे ये समझ बनाते हैं। यह एक चेंज मेकर कार्यक्रम है जिसे राजनीतिक में महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम को महिला राजनीतिक नेता की क्षमता निर्माण के साथ साथ उनके निर्णय लेने व उन्हें कौशल प्रोवाइड करने की भी इसका उद्देश्य रखा जा रहा है, ठीक है। किसका उद्देश्य है आप देख सकते हैं कि CHA चेयर मेकर, ठीक है। तो चेंज मेकर जो है ये तो इस परियोजना का या फिर आप ये समझ सकते हैं इस योजना का उद्देश्य रखा गया है कि महिलाओं में बदलाव किया जा सके व उनको जो भी उनके कौशल में सुधार किया जा सके, ठीक है, कौशल में सुधार किया जा सके। यहाँ पे अगली चीज़ देख सकते हैं कि CH चेंज मेकर कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में का शुभारंभ यहाँ पे यहाँ पे ये कुछ आप समझ सकते हैं कि ये स्थानीय नाम हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं। रंभाऊ, महालिगी और प्रबंधनीय थाने महाराष्ट्र के जो सहयोग हैं उनमें किया गया है, ठीक है। तो ये इसका इवेंट है कि यहाँ पे एनसीडब्ल्यू ने ये एक नामक जो अखिल भारतीय क्षमता कार्यक्रम है ये शुरू किया हुआ है, जो कि CHA चेंज मेकर इसका नाम है, आपको विशेष तौर पे याद रखना है। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट है हमारा वर्ष 2030 तक भारत एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। आपको पता होगा कि हमारे भारत की इसरो जिसके अध्यक्ष कौन है, के सिवन हैं, और इसरो ने अब काफ़ी प्रगति करना शुरू कर दिया है और इसी के साथ साथ बहुत से जैसे मंगल ग्रह यान हैं या फिर आप समझ सकते हैं चंद्रयान वगैरह ये सभी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या इसके रिलेटेड इवेंट आया है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2023 तक भारत गगनयान भेजने की योजना बना रहा है। और ये गगनयान क्या है इसके बारे में भी समझेंगे और यहाँ पे पहले इससे समझ लेते हैं। और उससे पहले 2 मानव रहित मिशन भेजने के का भी उद्देश्य बनाया हुआ है। तो वर्ष 2023 में गगनयान भेजने का उद्देश्य है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गगनयान को भेजने का उद्देश्य कब तक बनाया गया है, तो वर्ष 2023 तक बनाया गया है। यहाँ पे अन्य भी देख सकते हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को कहा कि भारत की और नाम 2023 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है जरा ये समझिएगा। जैसे कि हमारे आप भारत का भी देख सकते हैं कि यदि कोई भी गाड़ी आती है तो कहाँ रुकती है, स्टेशनों में रुकती है, किसी भी अन्य जगह पे नहीं रुक सकती। एक ऐसा स्टेशन एक ऐसी जगह पे होता है यदि किसी व्यक्ति को कहीं भी जाना है तो वह स्टेशन में आके रुकता है। तो भारत ने भी इस पहलू पर कार्य किया है कि अंतरिक्ष में एक अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि बाहर जितने भी अन्य देश के रॉकेट या फिर मिसाइल वगैरह जाते हैं तो यदि उनका रिपेयरिंग है या फिर जो भी चीज़ें हैं तो वहाँ से की जा सकें, ठीक है। तो इसके तहत ये किया जा रहा है। वर्ष 2023 तक की इसका प्रबंध करने की बात की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व सवालों के जवाब में यह जानकारी दी हुई है। और साथ ही में राज्य मंत्री जितेंद्र ने यह भी जानकारी दी कि गगनयान की सफलता में भारत, अमेरिका और चीन के और रूस, रशिया जिसे हम लोग कहते हैं, में विशिष्ट श्रेणी में चौथे स्थान पर शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर यदि हमने ये गगनयान वाला मिशन कंप्लीट कर लिया तो हम विश्व में चौथे ऐसे देश बन जाएंगे जिसने ऐसा मिसाइल या फिर ऐसा प्रशिक्षण किया हुआ होगा, ठीक है। तो आशा करूँगा ये इवेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर वगैरह नहीं किया हुआ तो निश्चित तौर पर कर लें। मेहनत लगती है कंटेंट लाने में और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम भी आप तक की कुछ पहुँच बना पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला इवेंट आप देख सकते हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग में होने जा रहे शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए अमेरिका के बाद कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी जो राजनीतिक बहिष्कार किया हुआ है, ठीक है।
तो आपको मैंने कल के इवेंट में बताया था कि जो चीन में की बीजिंग राजधानी में जो ओलंपिक होने वाले हैं, शीतकालीन ओलंपिक, तो उसके लिए अमेरिका ने बहिष्कार किया। अमेरिका कह रहा है कि हम अपने ना जितने भी खिलाड़ी हैं वह चीन में नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि चीन मानवाधिकार जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन कर रहा है, तो जिस कारण अमेरिका ने इसका बहिष्कार किया था। तो आज ही आप देख सकते हैं कि अमेरिका के साथ ही में कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इसका बहिष्कार किया है। क्या है ये मामला, जरा ये समझते हैं। जो चीन और के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के कारण अमेरिका ने अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में भेजने से इनकार कर दिया था। मैंने आपको कल भी ये इवेंट बताया था। इसे देखा देखी अन्य देशों ने भी लागू किया। अब तक कुल 4 देशों ने इसका बहिष्कार कर दिया है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। तो आपको याद रखना है, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। क्या है ये? बस ओलंपिक 2022, इसके बारे में समझ लेते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित होने वाले हैं। और साथ ही में ये भी आप पकड़ बनाते चलें कि चीन विश्व का एक पहला ऐसा देश बन जाएगा। इस ओलंपिक को करने के बाद चीन देश विश्व का एक ऐसा देश बन जाएगा जिसमें ओलंपिक के दोनों प्रारूप हो चुके हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही प्रारूप हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी समझ बनाइएगा कि शीतकालीन ओलंपिक जो है वह बीजिंग में 4 फरवरी 2022 से लेकर के 20 फरवरी 2022 तक की आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो था हमारा पहले वाला, ये तो इस बार शीतकालीन ओलंपिक होंगे वर्ष 2022 में। ठीक है, और जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे इससे पहले वो 2008 में चीन में हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाता है कि चीन जो है वह विश्व का सबसे पहला देश ऐसा बन जाएगा जिसमें ओलंपिक के दोनों प्रकार के या फिर दोनों प्रारूप हो चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अगला इवेंट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट देख सकते हैं, 9 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया गया। ठीक है, आपको पता होगा कि भ्रष्टाचार जो है एक ऐसा आप समझ सकते हैं, एक ऐसा जरिया समझ सकते हैं जो कि आप संवैधानिक या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि गलत तरीका है पैसे कमाने का। तो यह क्या है, क्यों मनाया जाता है, जरा इसमें समझ बनाते हैं। यह दिवस हर साल मनाया जाता है। यह दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भ्रष्टाचार के प्रति आम जनता को जागरूक करना। ठीक है, यदि कोई भी अधिकारी बनाया जाता है तो उसका मुख्य कर्तव्य क्या है कि जनता की सेवा करना। ठीक, तो जनता की सेवा करने में यदि वह जनता से कुछ अपेक्षाएं रखता है तो उसे क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। कोई भी अधिकारी है, बिजली घर का कोई अधिकारी है, जेई है, यदि किसी भी आम जनता को परेशानी हो रही है, वह जेई साहब के पास जाता है, कहता है कि सर हमारे पास ये समस्याएं हैं। तो जेई साहब उसकी समस्याओं का समाधान करने से पहले यदि कोई उनसे मांग रखते हैं, किसी भी रिश्वत के तरीके मांग रखते हैं काम को पूरा करने के लिए, तो इसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। तो इसके प्रति आम जनता को जागरूक कराना, तो इसका उद्देश्य रहता है। 9 दिसंबर 2021 को ये मनाया जाता है और प्रत्येक साल 9 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगला आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में भ्रष्टाचार से जटिल समस्या जो है, ये समस्याएं जो हैं ना ही आम मनुष्य या फिर आप समझ सकते हैं आम नागरिकों को प्रभावित करती हैं, साथ ही में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इस अवसर पर सरकारी, प्राइवेट व गैर सरकारी जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होकर के संकल्प लिया गया है। ठीक, तो चलिएगा अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अर्जेंटीना जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का विजेता घोषित हुआ। ठीक है, तो जो अर्जेंटीना हमारा देश है तो वह जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का विजेता घोषित हो चुका है। यह दूसरी बार ऐसा हुआ है जब अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता हुआ है। ठीक है, चलिए जानते हैं ये क्या है और किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक, यह खेल भुवनेश्वर की कलिंग स्टेडियम में खेला गया। ठीक है, तो जो अर्जेंटीना ने जो जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में विजेता बना है, तो यह जो विश्व कप है ये कहाँ खेला गया है? भुवनेश्वर
क्या है, उड़ीसा की राजधानी, हमारे राज्य की भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी कलिंग स्टेडियम में खेला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से हराते हुए यह खिताब जीता हुआ है, मतलब कि जर्मनी के साथ अर्जेंटीना का मुकाबला हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना ने यह दूसरा वर्ल्ड कप जीता है, ये जो खिताब है यह दूसरी बार जीता है। इससे पहले वह 2005 में यही खिताब जीत चुका है। साथ ही में आप देख सकते हैं कि जर्मनी ने इस खिताब को 6 बार अब तक जीता है, और वहीं पे भारत ने अब तक इस खिताब को 2 बार जीता है, वर्ष 2001 व वर्ष 2006 में। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 के बारे में थोड़ा सा यह जान लेते हैं। यह खेल समारोह उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में 24 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक की मनाया गया। अर्जेंटीना के बारे में यहाँ पे जानकारी देख सकते हैं आप कि राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है यहाँ की राजधानी, और भाषा क्या है, स्पेनिश यहाँ की भाषा है। आशा करूंगा ये इवेंट आपको समझ में आया होगा। साथ ही में यहाँ पे अगला और लास्ट इवेंट देख लेते हैं। इट्स लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट। तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन अभ्यास आयोजित किया गया है। आपको पता होगा कि जितने भी नौसेना अभ्यास होते हैं वे सभी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए। तो यहाँ पे आप समझ बना सकते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में क्या किया गया है, एक्वेरिन अभ्यास का आयोजन किया गया है। यह अभ्यास 6 से 9 दिसंबर 2021 तक मालदीव के करथू द्वीप में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो आप इतनी सी जानकारी को अपने दिमाग में रखिएगा, और बेहतरीन रूप से ये आप यहाँ से आने वाले सभी प्रश्नों को आप टेकल कर सकते हैं। ठीक है, आपसे दोस्तों निवेदन करूंगा, यदि आपने वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो समझ में आ रही तो अपने दोस्तों के साथ निश्चित तौर पर शेयर करें, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिएगा, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।